Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है और आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। और जैसा कि हम लोग पिछले दिनों से जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, उसी को ही आज के सेशन के अंदर फिर से कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स कैसे हुए। बट एज ऑलवेज हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पैसेज में देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नए नए जुड़ रहे हैं उनको मेरे बारे में बता भी देता हूँ। 8 साल से ऑलमोस्ट पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड भी किया हुआ है और मेरी खासियत है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जो मैं कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाता हूँ। मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के साथ हमारे साथ यहाँ पे जुड़िए। यहाँ पे तो मैं आपको एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, बट इफ यू वांट टू हैव अ डिटेल लर्निंग, क्योंकि ये एग्जाम ऐसी एग्जाम है जहाँ पे आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पे आपको एक मेंटरिंग की ज़रूरत होती है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और उसके लिए मैं कहूँगा कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी। प्लस इट इज़ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे इंडिया के 100 से ज़्यादा टॉप मोस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं। इनके लाइव क्लासेस देख पाओगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देख पाओगे, एग्जाम्स को देख पाओगे पूरी तरह से और अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स को आप अटेंड भी कर पाओगे। टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो इंडिया के यहाँ पे पढ़ाते हैं, आई एम ऑल्सो वन अमंग दैम। एंड आप अनअकैडमी के ऊपर आओगे तो आपको मेरे बारे में जो भी डिटेल्स आप इनफैक्ट लेक्चर्स के बारे में देखोगे वो भी आपको मिल जाएगी। अनअकैडमी के अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कैसे करोगे, तो पहला तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको मेरा कोड यूज़ करना है, वो है PN Live। Always use the code PN Live and you will also get 10% off in the discount when you will take the subscription. Even this is applicable for any kind of subscription. ये कोड आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, but if you want to choose UPSC तो I will suggest कि PN Live is the code for you, क्योंकि आप इससे मेरे साथ जुड़ भी पाओगे, कनेक्ट भी कर पाओगे। मैं आपको गाइड कर दूंगा। हिस्ट्री जो एकदम कोर सब्जेक्ट है मेरा, उसके अंदर मैं अभी आज की तारीख में अनअकैडमी के ऊपर इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। तो दैट इंक्लूड्स मॉडर्न, मिडीवल, एंशिएंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड एंड आर्ट एंड कल्चर। और ये सब माइंड वेल डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वो खाली मेंस के अंदर आता है, बट बाकी मॉडर्न, एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में बता, दोनों में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज कराता हूँ। प्री और मेंस एग्जॉस्टिव कवरेज होता है मेरा। और यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है, उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अनअकैडमी का कि वन सब्सक्रिप्शन कवर्स ऑल द सब्जेक्ट। तो दिस इज द एडवांटेज। यू कैन अटेंड मल्टीपल क्लासेस, जितनी भी बार मन चाहे आप देख पाओगे। और आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, 1 ईयर की फीस 44,000 है, बट इफ यू यूज द कोड PN Live यू विल गेट 10% डिस्काउंट। उसी तौर के ऊपर 2 ईयर्स की फीस जो है वो 64,000 है। यहाँ पे भी अगर आपने PN Live कोड यूज़ किया है मेरा, तो आपको 57,600 में कवर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ आइए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरिंग मिल पाएगी और अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराएगा पर्सनल कोच। ये एक ऐसे इंसान है जो मूलभूत रूप से काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिनका खुद का अनुभव भी होगा और जो आपको गाइड करेंगे हमारे साथ मिलके। मतलब ये है कि टीचिंग के लिए हम लोग हैं और मेंटरिंग के लिए आपको एक डेडिकेटेड एक कोच दिया जाएगा, एक मेंटर दिया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा इन द प्रिपरेशन इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। मोटिवेशन, गाइडेंस, किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करना है, ये सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एडवांटेज मैंने आपको बताया कि कोच पर्सनल आपको गाइड करने के लिए मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग हो जाएगी, स्टडी प्लानर हो जाएगा, पर्सनलाइज फीडबैक भी हो जाएगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस और बाकी जो भी है वो सब तो आपको यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिलता ही है। तो आई वेलकम यू, मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए। यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी हो पाएगी। इसमें भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और कुछ नहीं करना है, PN Live यूज़ करना है, 10% डिस्काउंट आप गेन कर पाओगे। और मेरे क्लासेस को तो डेफिनेटली आप अटेंड करने ही वाले हो, तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों को। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खाली एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। द टीम इज वर्किंग कि इसको iOS के ऊपर भी लेके है। तो इफ यू वांट टू टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट इज अवेलेबल ओनली वाया द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। It is not available via the iOS or other application, but it is still in the I would say starting phase। ये आपको iOS में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा 1 ईयर का 64,000 है। यहाँ पे भी PN Live यूज़ करोगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। मेरे कोर्सेज अभी ऑलरेडी चालू है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कोर्स चालू है। इनफैक्ट मैं स्पेशल क्लासेस वीक में एक आध बार लेता हूँ। ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होते हैं, आप इनको देख पाओगे ऑन माई प्रोफाइल।
और आपको आइडिया लगेगा कि क्या इनफैक्ट तैयारी होती है, किस तरह से आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट हो पाओगे टू द टीचर। खैर, ये तो अनअकैडमी के बारे में हो गया। लेट मी स्टार्ट वन मोर टाइम विद द टॉपिक्स। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। अब देखिए, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर समाज सुधार करने की आवश्यकता क्या थी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। और हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। ये फैक्टर्स को जब हम लोग डिटेल के अंदर देखते हैं तो हमको ये देखने को मिल रहा था कि इंडिया के अंदर 3 इश्यूज सबसे कॉमन थे जिसके कारण सोशल रिफॉर्म होते हैं। ये तीनों के तीनों इश्यूज को मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया था। आज खाली रिवाइज करा रहा हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि क्लास रिवीजन के बिना शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के अंदर लिखते रहते हैं कि सर आप क्यों पहले 5 मिनट पुराना कराते रहते हो, क्योंकि बेटा उससे कंसेप्ट क्लियर होता है और रिवीजन भी होता है। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है इश्यूज की जब हम लोग बात करेंगे, तो एक इशू था वो था रिलीजन का इशू। और धर्म के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारा सुपरस्टिशन का एक इशू चल रहा था। सुपरस्टिशन के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो प्रीस्टली क्लास है, जो पंडित वर्ग है, ये प्रीस्टली क्लास भी कहीं ना कहीं अपने आप को डोमिनेट कर रहा था सोसाइटी के अंदर। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि पॉलीथीज्म जैसी जो इनफैक्ट बहु ईश्वरवाद की जो प्रथा थी वो भी एक इशू क्रिएट कर रहा था। और हम लोग कहेंगे कि कुछ कुछ उल्टे सुल्टे जो रिचुअल्स थे, ये रिचुअल्स के कारण भी समाज व्यवस्था के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। एक तो ये प्रॉब्लम था। इसके सिवा जो दूसरा प्रॉब्लम हमको यहाँ पे मिल रहा है इश्यूज के अंदर जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो वो था आपका कास्ट का इशू। और कास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो कास्ट की हायरार्की का प्रॉब्लम था, ये हायरार्की का प्रॉब्लम बहुत ही मैं कहूँगा कि तकलीफ वाला प्रॉब्लम था। और ये कास्ट हायरार्की के अंदर हमने देखा था कि कैसे ब्राह्मण से लेके आपका नीचे का जो वर्ग है, किस तरह से इनफैक्ट क्षत्रिय, शूद्र और जो वैश्य है उसके बीच में कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि इसके कारण एक बहुत बड़ा इशू सोशल रिफॉर्म्स के अंदर उभर के आएगा। इसके सिवा हमने ये भी देखा था कि इंडिया के अंदर जो वुमेन इश्यूज है, वो वुमेन इश्यूज के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थे। एक तो सती का प्रॉब्लम था, दूसरा विडो का मैरिज प्रॉब्लम था, तीसरा हमने देखा था एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम था। और कल के क्लास के अंदर जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो ये 3 मुद्दे के ऊपर काफ़ी डिटेल के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि सती, विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन को लेके बहुत सारे रिफॉर्मर थे जिन्होंने अपने हिसाब से जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ऑल दिस 3 इश्यूज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। और मैंने आपको बताया था कि विडो रीमैरिज को लेके पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज जैसी संस्थाओं का काम करना, वुमेन एजुकेशन को लेके भी आपको पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे मिलेंगे, आर्य समाज मिलेंगे, इंक्लूडिंग हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी एंड मुस्लिम सोसाइटी दोनों समाज के अंदर स्त्री इनफैक्ट एम्पावर होने के लिए, आगे आने के लिए प्रयत्न करती है। सो वी हैव डिस्कस द नेम ऑफ वेरियस रिफॉर्मर्स इन द प्रीवियस क्लासेस। और रिफॉर्मर के अंदर जब हम लोग शुरू करते हैं 19वीं सेंचुरी में, तो इंडिया के जो सोशल रिफॉर्म्स के फादर हुआ करते थे उनको क्या कहते हैं, राम मोहन रॉय के रूप में पहचानते हैं। एंड वी कंसीडर राम मोहन रॉय एज द फादर ऑफ द इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो हमने इतना पॉइंट प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ था और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल वे के अंदर हमने ये सब डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे हमने स्टॉप किया था जहाँ तक मुझे याद है। अब आगे देखेंगे कि इंडिया के वुमेन इश्यूज के ऊपर लिखने वाले बहुत सारे लोग थे। देयर वर मेनी पीपल who highlighted the case of the women issues in India, and one of them were the women class, जो इनफैक्ट अपनी ही हमदर्दी, अपनी ही जो समाज की औरतें थी उसके साथ हाईलाइट करेगी। इसे हम लोग कहते हैं दी एम्पैथी विच वॉज शोन बाय द वुमेन। एम्पैथी शब्द यूज कर रहा हूं मैं, क्या शब्द यूज कर रहा हूं, एम्पैथी नाम का जो शब्द है वो एम्पैथी नाम के शब्द का उल्लेख कर रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ स्त्री ऐसी थी जो एम्पावर हो चुकी थी, जो खुद से पढ़ चुकी थी। मैंने बताया था कल के क्लास के अंदर कि वुमेन एजुकेशन अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूशंस बनाई थी, कुछ कुछ औरतें ऐसी हुआ करती जो खुद से सीखती है। देयर वर मेनी वुमेन हु हैड लर्नड बाय देमसेल्व्स। तो वो इतनी ज्ञानी थी कि उन्होंने खुद से एजुकेशन गेन करना शुरू कर दिया था। तो उससे हमको समझ में आता है कि कैसे इंडियन सोशल रिफॉर्म्स का जो पूरा का पूरा डायमेंशन है, ये डायमेंशन के अंदर बहुत सारी औरतें इनफैक्ट उनके साथ होने वाले जो अत्याचार थे उसके ऊपर खुद से लिखने की शुरुआत करेगी और अपना जो पूरा मैं कहूंगा कि टाइम फ्रेम है, अपना जो पूरा आइडिया है उसको देने की कोशिश करेंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लेट अस ट्राई टू गो फॉरवर्ड एंड लेट अस सी कि जो लिखने वाली औरतें थी, देयर वर मेनी वुमेन हु वर राइटिंग अमंग द वुमेन इश्यूज इन इंडिया। तो
तो उनमें से कौन सी वुमेन जो थी जो अपने ही समाज की जो औरतें थी उसके लिए लिखने की शुरुआत करेगी, ठीक है। सो हमने ये सब पॉइंट पढ़ लिया था, सती सिस्टम के बारे में देखा था, बहुत ही डिटेल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की थी कि इंडिया के अंदर ब्राह्मण किस तरह की सिस्टम चलाते हैं, कैसे इश्यूज को चर्चा हुआ था, राम मोहन रॉय साहब ने क्या किया था, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल अबाउट दिस पॉइंट। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैंने आपको बताया था, विडो रीमैरेज का एक्ट 1856 के अंदर पास हुआ, फिर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा, तो अभी उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो वुमेन रिफॉर्म्स थे, ये वुमेन रिफॉर्म्स को लेके वुमेन रिफॉर्मर्स कौन कौन थे, ठीक है। तो 2-3 लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एक तो पहले आपको ज्योतिबा फुले मिलेंगे, या ज्योतिराव फुले, दोनों एक ही है, ठीक है। कल किसी ने कमेंट किया था कि सर ज्योतिबा फुले ज्योतिराव फुले एक है कि नहीं है, ठीक है बेटा, दोनों एक ही होते हैं। तो कभी कभी पीछे राव लगता है, महाराष्ट्र में क्या है, कल्चर वैसा है, तो पीछे नाम के पीछे राव लिखाते हैं, ठीक है। तो आपको हो जो राव साहेब इस तरह के हम लोग कहते हैं ना, इस तरह के नाम आपको मिल जाएंगे इसके लिए, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। हमने देखा कल के क्लास के अंदर कि देयर वर वुमेन, कुछ औरतें ऐसी हुआ करती थी जो अपने समाज की औरतों को हाईलाइट कराने के लिए, अपने समाज की औरतों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए खुद से लिखने की शुरुआत करेगी, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ, कि व्हेन देयर वर सर्टेन वुमेन हु आर राइटिंग फॉर देयर ओन कॉज, कुछ औरतें अपने जो न्याय नहीं मिल रहा था उनको लिखने की शुरुआत करेगी, और वहां से ही हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे, व्हेन द वुमेन विल बी राइटिंग अबाउट द अदर वुमेन, ठीक है। अब क्या कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो हमको यही देखने को मिला है कि भारतीय समाज में 2 प्रकार की आपको वुमेन मिलेगी, ठीक है। एक इलीट क्लास की वुमेन मिलेगी, इलीट क्लास की वुमेन। इलीट क्लास का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक ऐसी औरत, मैं कहूंगा वुमेन क्लास, जो जिसके हस्बैंड काफी प्रोमिनेंट थे, या जिनके फादर जो बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ करते थे, तो उनको एजुकेशन मिल चुका था। द इलीट क्लास वुमेन जो है वो ऑलरेडी एजुकेटेड थी, एंड बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी एजुकेटेड, हमको क्या देखने को मिल रहा है, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी एजुकेटेड, वो चाहती थी कि मुझे जो शिक्षण मिला है यही शिक्षण मैं किसी और को भी दूं। तो बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी एजुकेटेड, शी वॉन्टेड टू शेयर द नॉलेज, शी वॉन्टेड टू शेयर द नॉलेज। वो चाहती थी कि भाई उसके पास जो ज्ञान है, उसके पास जो शिक्षा व्यवस्था का उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, वो शिक्षा व्यवस्था किसी और को पास ऑन करे, ठीक है। और इसी के कारण हमको देखने को मिल रहा है कि इंडिया की जो हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी, दोनों सोसाइटी के अंदर मिलेगा, ऐसा नहीं था। एनसीईआरटी में ये मुस्लिम सोसाइटी के बारे में लिखा है कि एनसीईआरटी लिखती है कि फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी Muslim women like the Begum of भोपाल played a very notable role in promoting the education among the women, ठीक है। तो भोपाल की बेगम हुआ करती थी। अब देखिए भोपाल यूज्ड टू बी अ प्रिंसली स्टेट, और ये काफी प्रोमिनेंट प्रिंसली स्टेट था। राइट फ्रॉम द मिडिवल टाइम्स वी फाइंड कि भोपाल और जो आपका एमपी वाला रीजन है एक प्रोमिनेंट स्टेट के रूप में आएगा, जिसने मुगल्स को भी रेजिस्ट किया था, खिलजिस को भी रेजिस्ट किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया था आपका सेंट्रल इंडिया का। 18th, 19th और 20th सेंचुरी के अंदर भोपाल स्टेट इतना प्रोमिनेंट स्टेट के रूप में था कि उनकी बेगम थी, जो राजा की वाइफ हुआ करती थी, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वुमेन एजुकेशन के लिए काम करूंगा, और इसी के कारण अलीगढ़ के अंदर उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की फॉर द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आता है कि दी वुमेन एजुकेशन, जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए अलीगढ़ में काम होगा। अलीगढ़ इज ऑल्सो द प्लेस जहां पे AMU करके एक यूनिवर्सिटी बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम लोग कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। किसने बनाई थी? सैयद अहमद खान ने बनाई थी। किसने बनाई थी बेटा? तो सैयद अहमद खान ने बनाई थी, याद रखेगा। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं कि हु वाज सैयद अहमद खान, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, कौन सी संस्था उनके द्वारा बनाई जाती है ना। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर आपको आ सकता है। तो सैयद अहमद खान ने बनाई थी अलीगढ़ के अंदर जो आपकी कॉलेज थी, बट इसके पहले भी वुमेन एजुकेशन के लिए स्कूल बनाई गई थी। इसके साथ साथ आपको एक और नाम लिखा गया है, बेगम रुकैया सखावत, दिख रहा है आपको। तो बेगम रुकैया सखावत स्टार्टेड अ स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। तो इससे हमको देखने को मिलता है कि भारतीय समाज के अंदर जो शिक्षा का व्याप है वो दोनों समाज के लोगों के द्वारा फैलाया जाएगा। द एजुकेशन इन इंडिया will be spread by multiple community people and the Hindu society will also go for the women education। हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर कि वुमेन एजुकेशन के लिए हिंदू सोसाइटी के लिए अंदर कहाँ लोगों ने काम किया था, किन किन लोगों ने काम किया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कंट्रीब्यूशन हमको मिलता है वुमेन एजुकेशन को लेके। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे ज्योतिबा फुले
का भी कंट्रीब्यूशन हमको मिलता है। उसके साथ साथ हमने कल के क्लास के अंदर, अगर आपको पॉइंट याद होगा, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द यस्टरडे क्लास, अगर आपको कल का क्लास याद होगा तो कल के क्लास के अंदर मैंने आपको इनका भी नाम बताया था, जिसका नाम था रसुंदरी देवी। याद आया कि नहीं आया? ये जो रसुंदरी देवी थी वो भी इनफैक्ट अपने आप खुद से लिखना पढ़ने की शुरुआत करेगी, तो इनका भी नाम हम लोग लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट हर नेम एंड वी कैन से कि वुमेन एजुकेशन को लिए बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे जो अपने हिसाब से भी काम करेंगे। तो ये तो वो लोग थे जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए हिंदू सोसाइटी में काम किया। दूसरी थी मुस्लिम वुमेन, मतलब जो मुस्लिम समाज की औरतें हुआ करती थी, और मुस्लिम समाज की जो औरतें हुआ करती थी उनको एजुकेट करने के लिए किन किन लोगों ने काम किया। तो ये 3-4 प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के अंदर यहाँ से ही क्वेश्चन आता है मेरे फ्रेंड्स, है ना। तो मैच द फॉलोइंग जब आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो मुस्लिम वुमेन के अंदर आपको एक तो मुमताज अली का रिफॉर्मर के रूप में नाम मिल जाएगा, ठीक है। सो एक याद रखिएगा, मुमताज अली, शी वॉज द रिफॉर्मर इन द मुस्लिम सोसाइटी, ठीक है। मुमताज अली के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया बेगम ऑफ भोपाल, ठीक है, बेगम ऑफ भोपाल, तो उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये सब नाम एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और एनसीईआरटी के नाम को आपको फैक्चुअली पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठा देगा यूपीएससी, ठीक है। इसके सिवा अभी हमने नाम आपको बताया बेगम रुकैया शेखावत, क्या बताया? बेगम रुकैया शेखावत, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो इससे हम लोग कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर वुमेन एजुकेशन के लिए जो राइट्स के लिए फाइट करने वाले लोग थे वो कोई एक समाज से नहीं थे। और इसके कारण एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है, तो एनसीईआरटी बताती है हमको, शी वॉज फियरलेस क्रिटिक ऑफ द कंजर्वेटिव आइडियाज, आर्ग्यूइंग दैट द रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इंफीरियर प्लेस टू द वुमेन। तो ये कहती है कि भाई देखो, हर एक धर्म ग्रंथ के अंदर औरतों को एक नेगेटिव प्रमाण पत्र दिया जाता है। बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स थे, जितने भी आपके धर्म के ठेकेदार थे उस टाइम पे, वो लोग भी इनफैक्ट स्त्रियों को स्वीकारते नहीं थे एज अ मेंबर इन द सोसाइटी। तो ये सब चीज़ के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारा आइडिया को क्रिटिसाइज की और कहा कि कैसे इनफैक्ट सोशल रिफॉर्म्स हमको करने चाहिए, एंड शी विल बी राइटिंग अबाउट द मल्टीपल वुमेन इश्यूज एट दैट टाइम। अब ये देखिए, वुमेन इश्यूज को लेके, वुमेन एजुकेशन को लेके एनसीईआरटी में छोटी छोटी फैक्ट्स दी होती हैं। वो फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से दिया है और उसको कैसे आपको वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है हिंदू महिला विद्यालय, दिख रहा है आपको, 1875 के अंदर बनी हुई है। ये छोटी मोटी फैक्ट को इंक्लूड करिएगा अपनी स्लाइड्स के अंदर, या अपनी जो भी नोट्स बना रहे हो आप, क्योंकि ये फैक्ट से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। व्हेन द गर्ल्स स्कूल वर फर्स्ट सेट अप इन द 19th century, it was generally believed that the curriculum of for the girls ought to be less I would say taxing than for the boys, ठीक है। तो इनमें करिकुलम में भी इनका भेदभाव था। आप समझिए कि कितना डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। तो मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की तो हद कर दी थी कि छोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन आपको मिलता ही रहेगा। इवन सिलेबस का डिस्क्रिमिनेशन भी था, और लोगों का मानना यह था कि इनको ज्यादा डिटेल में सिलेबस कंप्लीट कराओ और इनको थोड़ा है ना लेस सिलेबस कंप्लीट कराओगे तो भी चलेगा। यार ये तो कहाँ का लॉजिक है साहब? हाँ, फ्रॉम वेयर डज दिस लॉजिक डेवलप? हाँ, कि भाई गर्ल्स स्कूल को या गर्ल्स स्टूडेंट्स को कम पढ़ाना है, बॉय स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ाना है। तो ये समाज था साहब। देखिए, समाज को सुधारना बहुत ही तकलीफ की बात होती है, और समाज जनरली एक्सेप्ट नहीं करता है कि रातों रात रिफॉर्म्स आ जाए। हाँ, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म्स एक ऐसा टॉपिक है, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी लेंथी टॉपिक एज वेल, ठीक है। द महिला विद्यालय वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड गर्ल्स विद द काइंड ऑफ लर्निंग दैट वाज यूजुअल फॉर द बॉयज एट दैट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो बॉयज के साथ जो एजुकेशन दिया जाता था उसका समकालीन एजुकेशन या सेम प्रकार की शिक्षा गर्ल्स को भी दी जाती थी। तो इससे हमको 2-3 चीजें पता चलती हैं। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो अलग अलग प्रकार की इनफैक्ट रिफॉर्म्स लाने की शुरुआत करेगी। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। होमवर्क ये है कि किसने ये महिला विद्यालय की स्थापना की थी, कहां पे ये स्थापना की थी, मुझे जरूर से बताइएगा। वेयर एंड हु एस्टैब्लिश्ड द महिला विद्यालय? वाज देयर एनी प्रोमिनेंट रिफॉर्मर जिन्होंने ये महिला विद्यालय की स्थापना की है? कोई ऐसा प्रोमिनेंट रिफॉर्मर का नाम आप पहचानते हो जिन्होंने इसकी स्थापना की? तो मुझे जरूर से बताइएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमको इसके अंदर से मिलती रहेगी। अब देखिए क्या हो रहा है वुमेन एजुकेशन के बारे में। अब धीरे धीरे एनलाइटनमेंट आया। वुमेन एजुकेशन के लिए जब धीरे धीरे एनलाइटनमेंट आया तो हमको देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर 1880s तक आते आते
यूनिवर्सिटीज़ जो बनती है उसके अंदर भी वुमेन की एंट्री होने की शुरुआत हो जाएगी। अब इंडिया में स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटीज़ कब बनी थी, तो अगर आपको प्रीवियस चैप्टर याद है, मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के साथ लिंकअप करा रहा हूँ दोस्त, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये खाली मैं आपको एनसीईआरटी करा रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, ये खाली एनसीईआरटी करा रहा हूँ और एनसीईआरटी से ही मैं आपको एनरिच करके दे रहा हूँ कि हिस्ट्री को कैसे एनरिच करना है। बहुत लोग कहते हैं कि हिस्ट्री को एनसीईआरटी जो है उसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि डिटेल में पढ़ने से ज़्यादा आप उसके बीच में जो एनालिसिस है वो निकाल सकते हो, तो आपको डेफिनेटली बहुत एडवांटेज होगा। क्योंकि क्या होगा कि जब आप कोई बड़ी रेफरेंस बुक की किताबें पढ़ोगे तो उसमें आपको यही पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ना होगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो क्या देखने को मिला, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर जब देखा था, तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज की स्थापना कब हुई थी। When did the universities in India were established? अगर आपको याद होगा, इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज की स्थापना होती है 1857 के अंदर, और 3 जगह पे यूनिवर्सिटीज थी, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। ये तीनों की तीनों जो यूनिवर्सिटीज थी, इसका मेंशन किया गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंदर। चार्ल्स वुड का डिस्पैच याद आया आपको? मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर जब एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया पढ़ाया था, तो उसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की थी कि कैसे चार्ल्स वुड के डिस्पैच के अंदर जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको एक नया डायमेंशन दिया जाता है बाय दी, आई वुड से, दी ब्रिटिश इन इंडिया। और इंडिया में जो वुमेन एजुकेशन था उस टाइम पे ज़्यादा वो है ना कि स्केल अप नहीं हो रहा था, बट बाय द पीरियड ऑफ 1880s वी सी कि वुमेन प्राइमरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ आगे बढ़ते हुए कहाँ कहाँ पहुँच गई। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, सम ऑफ देम टीचर्स। तो वी सी कि मल्टीपल प्रोफेशंस के ऊपर वुमेन आगे बढ़ती है। मैनी वुमेन बिगन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज ऑन द प्लेस ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी। बहुत सारी स्त्रियां कंपेयर कर रही थी कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि हमको ये देखने को मिल रहा है कि वुमेन राइट्स को आगे बढ़ाते हुए, वुमेन राइट्स का जो चर्चा है उसको विषय में लेते हुए बहुत सारे लोगों ने लिखा। तो पुरुष तो लिखते ही थे, देयर वर मेनी मेल रिफॉर्मर्स। 1880s 1890s का ये दौर था जब इंडिया के अंदर आपको ब्रह्म समाज जैसी बॉडी मिलेगी, प्रार्थना समाज जैसी बॉडी महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी। ये वो सब संस्थाएं थी जिसने वुमेन राइट्स को लेकर काफ़ी कैंपेन किया था। और फिर क्या था कि इंडिया में छोटे मोटे और भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके थे। तो ये जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थे और भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस थे, इन सब ने वुमेन एजुकेशन को लेके और वुमेन राइट्स को लेके अपना एक पूरा कैंपेन चलाया हुआ था, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ, कि देयर वर मेनी वुमेन जिन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब हु रोट अबाउट द वुमेन इश्यूज, हु रोट अमंग द वुमेन इश्यूज, तो उनमें से एक नाम लिखा गया है ताराबाई शिंदे। नाम याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, once again from the prelims perspective, और even in the mains you can mention कि ताराबाई शिंदे ने क्या कंट्रीब्यूट किया था when it comes to the education and the women reforms in India. ताराबाई शिंदे, a woman educated at home at Pune, published the book। घर पे पढ़ी हुई औरत, मतलब जिनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था समाज के द्वारा, उन्होंने बुक पब्लिश कर दी। और क्या लिखा है आप समझिए, किताब का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। क्या नाम है साहब? बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम यहाँ पे लिखा गया है ताराबाई शिंदे का। ताराबाई शिंदे ने नाम लिखा है बुक का, लेट मी राइट द नेम। ताराबाई शिंदे wrote a book called as स्त्री पुरुष तुलना। What do you mean by that? कि स्त्रियों और पुरुष की तुलना की थी उन्होंने किताब के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको दोस्त? शी कंपेयर्ड कि भाई स्त्री और पुरुष के बीच में कंपेयर कैसे किया जाएगा साहब। तो ये सब चीजों से हमको क्या समझ में आ रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, हमको यही देखने को मिल रहा है कि स्त्री पुरुष तुलना जैसे टॉपिक्स को ताराबाई शिंदे जब हाईलाइट कराती हुई कहती है, तो ताराबाई शिंदे ने यही कंपेयर करने की कोशिश की थी कि कैसे हमारे समाज के अंदर स्त्रियों को एक अलग रूप से कंसीडर किया जाता है। अब ये किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं, तो शी ट्राई टू कंपेयर द वुमेन एंड द मैन, द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन द मैन एंड द वुमेन। तो यहाँ से ही हम लोग स्त्री पुरुष तुलना नाम की जो किताब है उसके बारे में ताराबाई शिंदे क्या कहती है, पहले उसको समझेंगे और उसके बाद आगे समझेंगे कि आगे और कौन कौन से रिफॉर्मर्स इसके बारे में और लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं ताराबाई शिंदे, आप समझने की कोशिश करो। वो लिखती है कि इन हर बुक दी
ताराबाई शिंदे रोट, उन्होंने क्या क्या लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। Isn't a woman's life as dear to her as your it is to you? क्या एक पुरुष को अपना जीवन में बहुत ही वो है ना कि प्यार होता है अपने जीवन के साथ, अपने प्राण के साथ, तो क्या कोई औरत को नहीं होता है? ठीक है, इट्स एज इफ वुमेन आर मेंट टू बी मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेन ऑल टुगेदर, मेड फ्रॉम डस्ट, from earth or rock or rusted iron, whereas you and your lives are made from pures of gold. पुरुष का जीवन सोने से बना होता है, पुरुष एक सोने का इंसान होता है, औरत जो होती है वो लोहे से बनी होती है, औरत मिट्टी से बनी होती है, औरत पत्थर से बनी होती है। आप समझिए कि क्या इस तरह से इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना के अंदर हाईलाइट किया कि देखिए पुरुषों को कैसे समाज तुलता है, हाउ द male society or the patriarchal society considers male as a great guy, but उसके सामने जब हम लोग कोई वुमेन को देखेंगे when we see, तो वुमेन को कहा जाएगा तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, you do not have any relevance, neither you have anything. ठीक है, you are asking me what I mean once a woman's husband has died, what's in store for her? एक आदमी या इनफैक्ट जब कोई औरत होती है उसका आदमी गुजर जाता है, whenever any lady and her husband passes away, तो आप बोलते हो कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। द बार्बर कम टू शेव ऑल द कर्ल्स एंड हेयर ऑफ हर हेयर। ठीक है, बार्बर आता है, नाई कहते हैं हम लोग, हजाम करने के लिए आता है, और वो पूरे के पूरे उसके बाल सफेद है ना शेव करके चला जाता है। शी इज गोइंग फ्रॉम गोइंग टू द वेडिंग्स, रिसेप्शन एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेशंस दैट गॉट married woman too. And why? All because restrictions, because her husband has died, she is unlucky, ill fate written on her forehead, her face is not to be seen, it's a bad omen. मतलब कितनी हद तक आप समाज के अंदर इस प्रकार की भेदभाव देखोगे, जहां स्त्रियों और पुरुषों की जब तुलना की गई, जब स्त्री और पुरुष की तुलना की गई, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि वुमेन जो है उसको इस तरह से कंसिडर किया जाता था, ना ही उसके पास कोई राइट्स थे, हस्बैंड गुजर जाता था, बाल उड़ा दिए जाते थे, समाज की कोई भी मीटिंग्स के अंदर नहीं लेके जाना, शादी ब्याह में नहीं लेके जाना, लोग कहते थे कि इनकी शक्ल देख लोगे तो हम भी विधवा हो जाएंगे, सो दैट वो लेडी जिसका हस्बैंड गुजर गया है उसकी शक्ल भी ना देखी जाए। तो इससे हमको समझ में क्या आता है, ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, और महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने ये जो स्त्री पुरुष तुलना नाम की जो किताब लिखी है, ये किताब के दौरान उन्होंने यही हाईलाइट कराने की कोशिश की है कि क्या सिचुएशन वुमेन की उस टाइम पे हुआ करती थी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन हम लोग ज़रूर से कह सकते हैं कि वुमेन राइट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वुमेन राइट्स के ऊपर इश्यू उठाने वाले बहुत सारे लोग थे। उनमें से ताराबाई शिंदे की किताब नाम याद रखेगा, प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक दैट इज नोन एज स्त्री पुरुष तुलना, एंड व्हाट हैज बीन रिटन इन द बुक स्त्री पुरुष तुलना, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यूपीएससी ये साहब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाएगी तो कहीं से भी बनाएगी, दे विल बी मेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द आई वुड से टॉपिक्स। सो मार्क माई वर्ड्स, ये सब है ना रनिंग बिटवीन द राइट्स कहते हैं, या आप पूरा रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का जो कंसेप्ट है उसके साथ आप जुड़िए। आप कोई भी चीज़ को जब पढ़ रहे हो तो मेक श्योर माई फ्रेंड कि आप उसको याद रखने के लिए रट्टा मत मारो, उसको समझो कि समाज की परिस्थिति क्या थी जिसके कारण ये समाज सुधार की तरफ लेके जाना पड़ा। अगर सामाजिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती तो समाज सुधार होने की शक्यता ही नहीं थी। समाज अगर इगैलिटेरियन होता, समाज के अंदर भेदभाव नहीं होता, स्त्री और पुरुष के बीच में डिफरेंसेस नहीं होते तो इश्यू नहीं थे ना साहब। भेदभाव थे तभी ये प्रॉब्लम था। औरतें काम पे नहीं जा सकती है। 1890s के दौर की बात बता रहा हूं मैं आपको। स्वामी नरेंद्रनाथ दत्ता या विवेकानंद जी हम लोग जिसे पहचानते हैं, वो जब अमेरिका गए 1893 में, शिकागो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा 1893 में गए शिकागो। एक्चुअली उनकी 2 बार फॉरेन ट्रिप्स हुई थी। पहली बार जब गए थे 3-4 साल रुक के आए थे, 1896 के आसपास वापिस आए थे। नरेंद्र दत्ता जब शिकागो जाते हैं, विवेकानंद जी जब शिकागो जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां अमेरिका के अंदर औरतें, वुमेन जो है, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द हाउसेस, दे आर रनिंग द शॉप्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑफिसेस, and he was very much surprised to see that the women are having so much of independence compared to the Indian society. And this is one of the reasons, जब नरेंद्र दत्ता जब इंडिया वापिस आए, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की तरफ समाज को एक दिशा दिखाने की कोशिश की, तो उन्होंने भी इक्वालिटी
और कहा कि एक इगैलिटेरियन समाज बनाना पड़ेगा, स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है उसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके समाज आगे चलेगा। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस आज भी है। कहने का मतलब मेरा यही है कि डिफरेंसेस आर स्टिल देयर इन द इंडियन सोसाइटी। तो ये जो इंडिया की सोसाइटी के डिफरेंसेस है, आप उसको कैसे डील करोगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ है मेरे दोस्त। तो वो आपको करना है, समझे। 19th सेंचुरी में जो स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा था, क्या यही भेदभाव आपको 21वीं शताब्दी में नहीं दिखता है? डोंट यू थिंक men and the women are still compared in the Indian society? Don't you think the men are having extra privileges compared to the Indian society? है भाई साहब, सोसाइटी पेट्रियार्कियल ही है। आज के समाज के अंदर बहुत सारी ताराबाई शिंदे हमको मिलेगी। पहले ताराबाई शिंदे 1, 2 या 5 ही हुआ करती थी। एक तो थी ताराबाई शिंदे खुद, और उनके जैसे और भी रिफॉर्मर्स थे जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, जो थोड़ा बहुत जानते थे पढ़ाई के बारे में। उनमें से ही एक और महाराष्ट्र की सोशल रिफॉर्मर जो वुमेन एजुकेशन, वुमेन राइट्स के बारे में बात करेगी, उनका नाम था रामाबाई। पर रामाबाई के आगे अगर आप नाम देखोगे तो आगे आपको एक शब्द मिलेगा, पंडिता रामाबाई। दिख रहा है आपको? अब जनरली हम लोग पंडित किसको कहते हैं? पंडित एक ऐसा शब्द है जो एक तो मेल डोमिनेटेड है, मतलब हम लोग पंडित जिसे हम पुरुष को ही कहेंगे, हम कहते हैं पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। हाँ, तो पंडित जो शब्द आप समझने की कोशिश करोगे, एक ऐसा शब्द हमको मिलता है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये पुरुष के लिए यूज किया जाए। बहुत ही रेयर केस के अंदर हमको मिलता है कि द वर्ड पंडित वॉज यूज्ड फॉर अ लेडी एंड शी वॉज सो स्कॉलर कि इसके लिए उनके लिए शब्द यूज किया गया है पंडिता रामाबाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? और इससे ही हमको समझ में आता है कि कैसे पंडिता रामाबाई जैसे लोगों ने भी सोशल रिफॉर्म्स की तरफ इंडिया की सोसाइटी को ध्यान दौड़ने की कोशिश की। She was a scholar of Sanskrit, and because she was a scholar of Sanskrit, she was given the title of Pandita. याद रखिएगा, very important fact. Because she was a scholar of Sanskrit, she was given the title of Pandita. तो she was given this title कि आप पंडिता के उपाधि के साथ हुए हो। Felt that Hinduism was oppressive, उनको लग रहा था कि हिंदू धर्म जो है या हिंदू जो पूरी की पूरी विचारधारा है उसके अंदर बहुत भेदभाव हो रहा है। There are multiple problems. Wrote a book about the miserable lives of the upper caste Hindu women. उन्होंने इनफैक्ट मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिंदू वुमेन के ऊपर किताब लिखी। किताब का नाम था स्त्री धर्म नीति। क्या नाम था? स्त्री धर्म नीति। ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। स्त्री धर्म नीति याद रहेगा आपको। She realized that the condition of women in her state, उनके राज्य के अंदर वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी। Because she realized the woman condition was not good in her state, and the widows, जो औरतें हुआ करती थी उस टाइम पे, उन्होंने इनफैक्ट रिफॉर्म्स करने शुरू किए थे। तो उनमें से पंडिता रामाबाई ने विधवा के लिए घर बनाया था, विडो होम था। ये इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही प्रोमिनेंट था पुणे के अंदर उन औरतों के लिए जिनको अपने हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस में मारा करते थे, या हम लोग कह सकते हैं कि हस्बैंड के गुजरने के बाद उनके जो हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स से उनको परेशान किया करते थे। तो वी फाइंड सम काइंड ऑफ डेस्टिट्यूट लेडीज। क्या कहेंगे? डेस्टिट्यूट कहेंगे। तो ये डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। शी एस्टैब्लिश्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेस्टिट्यूट, एंड वी सी कि उन्होंने वुमेन को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस के रूप में इकोनॉमिक पद्धति के तहत औरतों को कहा कि तुम अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो जाओ, तुम क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहती हो। और उसके कारण काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हमको मिलेंगे। नीडलेस टू सी ऑल दिस मोर देन द अलार्म ऑर्थोडॉक्स। उसके कारण जो आपका ऑर्थोडॉक्स समझ था उसको पसंद नहीं आया कि औरत हो के तुम किसी और को ट्रेनिंग दे रही हो, तुम खुद औरत हो और किसी और को पढ़ा रही हो, तुम खुद औरत हो और तुम इनफैक्ट लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि ये करना है, वो करना है, फला करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन से हमको क्या देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी थी, उसको पसंद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट कुछ शब्द आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया जिसका नाम है हिंदू नेशनलिस्ट। ठीक है, ये शब्द काफ़ी इंटरेस्टिंगली है क्योंकि इसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बिहाइंड द वर्ड हिंदू नेशनलिस्ट। पर जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे
जो उस टाइम पे राष्ट्रवादी आंदोलन भी चला रहे थे। राष्ट्रवादी आंदोलन क्यों चला रहे थे? क्योंकि उसके पीछे का कारण यही है कि ये वो लोग हमको मिलेंगे जिन्होंने 1890s में इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की थी। उन्होंने देखा कि भाई साहब, आप इनफैक्ट जब हिंदू औरतों को, हिंदू वुमेन को वेस्टर्न लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ये होता है कि आप हिंदू कल्चर और हिंदू फैमिली वैल्यूज को टारगेट कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, तो पंडिता रामाबाई को क्रिटिसाइज किया गया था। शी वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द कम्युनिटी, आई वुड से द ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी, जिनका मानना यह था कि पंडिता रामाबाई एक ऐसी लेडी है जो समाज को बदनाम कर रही है और समाज को तोड़ने का कामकाज कर रही है। समझे आप लोग? ठीक है, तो ये सब सिचुएशन से हम लोग जरूर से कह सकते हैं कि पंडिता रामाबाई का जो कंट्रीब्यूशन है और पंडिता रामाबाई का जो पूरा का पूरा हम लोग कहेंगे कि जो है ना समाज के अंदर जो प्रभाव है, वो प्रभाव के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज उनके द्वारा हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको पता हो गया कि क्या चल रहा है पंडिता रामाबाई के केस में और पंडिता रामाबाई को क्यों क्रिटिसाइज किया गया था बाय दी मेनी सोशल रिफॉर्मर्स एट दैट टाइम एज वेल। ठीक है, अब आपको रिफॉर्मर्स के अंदर मैंने आपको 3-4 नाम लिखवाए थे। उन सब नाम के अंदर हम लोग ताराबाई शिंदे के साथ साथ वुमेन एजुकेशन को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और किसका नाम था? तो पंडिता रामाबाई का नाम याद रखेगा बेटा। ठीक है, तो ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली रामाबाई लेटर ऑन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। शी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ये सब किताबों में नहीं दिया गया है, बट मेरा मानना है कि मैं आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाऊँ, एनसीईआरटी पढ़ाऊँ और एनसीईआरटी के बाहर जाके भी जो नॉर्मल रेफरेंस बुक्स और जो पूरा एक है ना तुलनात्मक अभ्यास हम लोग कहते हैं, कंपैरेटिव एजुकेशन, वो सब कराने की कोशिश करो सो दैट आप यहाँ से कुछ गेन करके जाइए। चलिए ठीक है, तो क्या स्टोरी थी, व्हाट वाज द स्टोरी एट दैट टाइम? तो इनको क्रिटिसाइज किया गया पंडिता रामाबाई को। अब पंडिता रामाबाई के साथ साथ वी ऑल्सो फाइंड कि जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम समाज के अंदर भी वुमेन एजुकेशन को लेके, वुमेन राइट्स को लेके ऑलरेडी इनफैक्ट काफ़ी सारे रिएक्शन आने की शुरुआत हो गई थी। क्यों रिएक्शन होगा? आप समझिए कि जब जब कोई भी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होगी, वो देख रही है कि रिफॉर्म्स हो रहे हैं। समझे आप लोग? से फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल। ये है रिफॉर्मर, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है एक्स, ये एक्स इंडिविजुअल है, ये व्यक्ति है, ये रिफॉर्मर है। रिफॉर्मर का मतलब है ये समाज सुधारक है। ठीक है, अब जब ये सोशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, व्हेन दिस पर्सन इज डूइंग सम काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, तो क्या आपको लगता है कि सोसाइटी के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स है, ये ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स उसको एक्सेप्ट करेंगे कि भाई साहब ये मिस्टर एक्स या जो इंडिविजुअल है वो रिफॉर्म कर रहा है और उसको स्वीकारेंगे? तो वी फाइंड एक और सोसाइटी में इंडिविजुअल है जिसका नाम है वाई। ये वाई बोल रहा है कि एक्स गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? क्योंकि उसका मानना यह है कि हमारा समाज परंपरा के हिसाब से चलता है, हमारा समाज कल्चर के हिसाब से चलता है, हमारे समाज के कुछ कुछ मूल्य वैसे हैं। आवर सोसाइटी इज बाउंडेड बाय सर्टेन वैल्यूज विच शुड नॉट बी चेंज्ड। उसके अंदर कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको लाना भी है तो इंटरनल चेंज लेके आइए, ना कि एक्सटर्नल चेंज लेके आइए। वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को स्वीकार करके आप ये बताने की सॉरी माय बैड, वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करके या स्वीकार करके जब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि समाज के अंदर ये चीज सही है, तो जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे वो ये सोशल रिफॉर्मर्स का जो अप्रोच बताया हुआ था वो अप्रोच को नहीं मानेंगे। समझे कि नहीं समझे? और इसी के कारण भारत के अंदर जो सोशल रिफॉर्म्स हुए, ये सोशल रिफॉर्म्स के अंदर जब हम लोग हिंदू सोसाइटी के सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे या हम लोग मुस्लिम सोसाइटी के सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, दोनों सोसाइटी के सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने हाथ जोड़ दिया और कहा कि भाई वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। ये चाहे हिंदू समाज हो या चाहे मुस्लिम समाज हो,
इनके द्वारा शुरू कराया हुआ सोशल रिफॉर्म्स को हम नहीं स्वीकारते हैं। क्यों नहीं स्वीकारते हैं? तो उसके पीछे का कारण एक ही था। And what was the fundamental thing that they were not accepting? Because they did not like any kind of interference in the society. And this is one of the reasons the Orthodox Muslims were worried about the impact of these changes. As you can see, by the end of the 19th century, women were themselves actively making for the reform, working for the reform. औरतें खुद कर रही है. They wrote books, edited magazines, founded schools, training centers, and set up the Women Association. From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through the laws for female suffrage and better healthcare and education for the women. You can imagine कि किस तरह से women rights को लेके समाज सक्रिय हो चुका था, किस तरह से women rights को लेके जो पूरा का पूरा जर्नी है women education को लेके, तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ. एंड वी ऑल्सो फाइंड कि जो मल्टीपल चेंजेस वुमेन एजुकेशन और वुमेन राइट्स को लेके चल रहा है, उसके अंदर हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ों की और डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है बाय दिस पीरियड. ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन हम ज़रूर से कह सकते हैं कि वुमेन एजुकेशन, वुमेन राइट्स को लेके बहुत सारे चीज़ें बनने की शुरुआत हो गई. बहुत सारी वुमेन ने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी बनाया. अब देखिए प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रेशर ग्रुप्स? तो इसे हम लोग कहते हैं दाब जूथ. क्या कहते हैं? दाब जूथ. एक ऐसी पद्धति और एक ऐसी प्रक्रिया जहां वुमेन राइट्स की बात करने की जब कोशिश की जाएगी, तो इन्होंने एक अपना संगठन बना दिया और कहा कि हमको भी राइट टू वोट देना चाहिए. अब मैं बात कर रहा हूँ 1900s के बाद की. आई एम टॉकिंग अबाउट द 1900s. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 1900s. मैं आपको किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 1900s. मैं आपको 1900 के आसपास के पीरियड की बात कर रहा हूँ. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 1900s, मैं आपको ये 1900 के पीरियड की जब मैं बात करता हूँ, तो 1900s का पीरियड एक वो दौर था जब इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी. और आपने देखा होगा कि इंडियन सोसाइटी के अंदर जब हम लोग नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, तो इनिशियली 1885 के अंदर एक बॉडी बनी थी जिसका नाम था कांग्रेस. पता है आपको? सब लोगों को पता होगा, ये तो आपने किताबों में पढ़ा होगा. कांग्रेस नामक जो बॉडी बनती है, द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फेम्ड एज कांग्रेस, ये कांग्रेस के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन अब आपको बढ़ने की शुरुआत मिलेगी. समझ में आ रहा है? वी फाइंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन विल बी इंक्रीजिंग. व्हाई द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वाज इंक्रीजिंग? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन रिफॉर्म्स which was done by the social reformers, and because of the education reforms the women got, I would say, empowered. And because the women got empowered of the education reforms, बहुत सारे शिक्षा के आधारित जो परिवर्तन हुए उसके कारण इनफैक्ट औरतों को एम्पावरमेंट मिलता है. ये औरतें एम्पावर करके धीरे धीरे कांग्रेस में ज्वाइन करती हैं. ये कांग्रेस में वन ऑफ द अर्लीस्ट रिफॉर्मर में ज्वाइन करेगी जो वुमेन लीडर के रूप में उभर के आएगी, जिसका नाम था कादम्बिनी गांगुली. नाम सुना होगा आपने. इनफैक्ट कादम्बिनी गांगुली वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन लीडर्स ऑफ द कांग्रेस. 1890s के दौर की मैं बात बता रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ 1890s. और 1890 के आसपास का जो पीरियड है, ये 1890 के पीरियड के दौरान आपको ये कादम्बिनी गांगुली जैसे लीडर्स मिलेंगे जो उस टाइम पे पूरी तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं कि डेवलपमेंट के रूप में काफ़ी सारे ज़रूर से हम लोग कह सकते हैं कि जिनका कंट्रीब्यूशन था इन दी अर्ली नेशनल मूवमेंट. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस 1920s तक आते आते एनसीईआरटी कहती है कि बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स थे जो नेशनल पार्टीज सोशल मूवमेंट के साथ भी जुड़ गए थे. गेटिंग माय पॉइंट? In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to the demands of greater equality and freedom for the women. And in this condition, we find in the Indian national freedom struggle, जो हमारा भारतीय आज़ादी का आंदोलन था, उसके अंदर बहुत सारे लीडर्स ने आंदोलन किया था. और ब्रिटिश ने जब इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के रूप में बहुत सारे कानून पास किए गए थे, जैसे द काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, the Councils Act of 1892, the Councils Act of 1907. There were multiple acts that were passed by the government. The Government of India Act 1919. इन सब कानून पास करने के बावजूद भी वुमेन को वोटिंग राइट्स उस टाइम पे नहीं मिलते हैं.
in spite of, I would say, the acts that were passed by the government, the women were not given the voting rights. And because the women were not given the voting rights, औरतों को इनफैक्ट अपना मत देने का अधिकार है, वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं दिए गए थे, उसके कारण देयर वाज अ सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चाहता था कि वुमेन को राइट्स और वोटिंग ये जो भी चीज़ें वो मिलनी चाहिए। और इसके कारण इनफैक्ट जब नेशनल मूवमेंट चला तो हमको सरोजिनी नायडू जैसे लीडर्स मिलेंगे। सरोजिनी नायडू के बाद हम लोग देखते हैं एनी बेसेंट जैसे वुमेन लीडर मिलते हैं, जो सोशल रिफॉर्मर भी थे और वुमेन राइट्स को लेके कैंपेन करने वाले भी थे। इंक्लूडिंग आपने नीली सेन गुप्ता का नाम सुना होगा। नीली सेन गुप्ता was the wife of Mr. Sen Gupta and she also became the Congress president. In fact इन तीनों का नाम मैं बोलूँगा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नीली सेन गुप्ता, ये तीनों की तीनों कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं। उनमें से नीली सेन गुप्ता और एनी बेसेंट ये दोनों ऐसी लेडी हुआ करती थी जिनका कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूशन था। इनफैक्ट ये दोनों की दोनों फॉरेन प्रेसिडेंट थी, मतलब बोथ ऑफ देम बिलोंग टू इंग्लैंड। सरोजिनी नायडू तो इंडिया से ही बिलोंग करते थे। उन सब से हम लोग कह सकते हैं कि वुमेन राइट्स को लेकर काफी कैंपेन चला ड्यूरिंग द होल नेशनल मूवमेंट। ये वुमेन राइट्स की जब बात करेंगे तो देश जब आज़ाद होता है तो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स सब ने वायदा किया था। नेहरू जी अपनी स्पीच दे रहे हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आपने सुना होगा, नेशनल मूवमेंट जब खत्म हो रहा था 14 एंड 15 अगस्त की जो रात का टाइम था तब की बात है ये। और जब ये स्पीच दी जा रही थी नेहरू जी के द्वारा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तब के दौरान नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने बहुत ही क्लियर कट अपना इंटेंशन प्रकट किया था कि इंडिया की जितनी भी लेडीज़ होंगी, जितने भी मेन और वुमेन हैं, सबको एडल्ट सप्रेज दिया जाएगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। जब इंडिया का आइन लिखा जाता है 1950 के अंदर, आइन का मतलब क्या होता है बेटा? संविधान। जब इंडिया का आइन लिखा जाता है, दैट इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, इट वॉज रिटन डाउन, तो वी सी कि द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वॉज गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। The right to vote was given for each and every Indian individual who was over and about 21 years, क्योंकि पहले तो 21 साल का टाइम फ्रेम था, उसके बाद 1988 के अंदर ये टाइम फ्रेम घटा के, मतलब आपकी जो मिनिमम एज टू वोट है वो 18 ईयर्स कर दिया है। इनिशियली द ब्रिटिश और आई वुड से द नेशनल मूवमेंट के अंदर जो चीज़ें चल रही है उस दौरान हमको देखने को मिलता है कि वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे, बट धीरे धीरे हम लोग कह सकते हैं वुमेन को वोटिंग राइट्स मिलने की भी शुरुआत हुई, और ये भी एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज के रूप में हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से इंडिया की जो पूरी सोशल इश्यूज थे, ये सोशल इश्यूज के टॉपिक के अंदर हमने इसका सबसे पहला टॉपिक कवर किया है। और जब टॉपिक को हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि 3 इश्यूज इंडिया के अंदर प्रोमिनेंट थे इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब डिस्कस करने की शुरुआत की तो इंडिया के जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे उसके अंदर 3 प्रोमिनेंट इश्यूज को बताया है। और 3 प्रोमिनेंट इश्यू में से सबसे जो पहला इश्यू है वो हमने अभी के पहले 3 क्लास के अंदर कवर किया है। वुमेन सेंट्रिक इश्यूज के ऊपर अगर आपको मुख्य परीक्षा के अंदर भी क्वेश्चन आता है तो आप एनसीईआरटी से ही अटेंड कर पाओगे। अगर आप रेफरेंस बुक भी ना पढ़ा हो पर मेरे क्लासेस अटेंड किए होंगे और आपने मेरे साथ संवाद को थोड़ा बहुत ध्यान में रखा होगा तो आप ऑटोमेटिकली एनालिटिकल थॉट के अंदर सोचने की शुरुआत करोगे, और जितना एनालिटिकल थॉट में सोचने की शुरुआत करोगे उतना ही आपके लिए लॉन्ग टर्म में एडवांटेजेस भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये तो आपका वुमेन सेंट्रिक इश्यूज को लेके ये 3 पॉइंट हो गए आपके। ये तीनों के तीनों पॉइंट के अंदर आपको ये 2-3-4 चीज़ें जो थी उसके बारे में मैंने आपको बताया वुमेन सेंट्रिक इश्यूज में क्या क्या आपका डेवलपमेंट चलता है। इसके सिवा अब थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग द कास्ट इश्यूज इन इंडिया। और एनसीईआरटी में 2-3 बॉक्स दिए गए हैं। अब सोशल रिफॉर्म्स में क्या क्या बॉक्सेस दिए गए हैं वो बॉक्सेस को थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। और इंडिया में किस तरह से रिलीजन के अंदर जो चीज़ें चलती थी तो उसमें आप समझने की कोशिश करोगे। तो एक फेस्टिवल को बताया गया जिसका नाम है हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये जो हुक स्विंगिंग फेस्टिवल है इसकी खासियत क्या थी? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हुक स्विंगिंग फेस्टिवल? ठीक है, तो डिवोटीज अंडरवेंट अ peculiar form of suffering as a part of the, I would say, ritual worship. With hook pierced through their skin, they swung themselves on a wheel. In the early 19th century, when European officials began criticizing the Indian customs,
एंड रिचुअल्स एज बार्बरिक वॉज वन ऑफ द रिचुअल्स दैट केम अंडर द अटैक। मतलब भाई भारतीय समाज कैसा हुआ करता है, ठीक है, लोगों को यहाँ से बांध दिया जाता था साहब। और आप देख रहे हो यहाँ, ठीक है, किस तरह से बांधा जाता है। एक बंदा यहाँ से उसको खींच रहा है और उसको है ना यहाँ पियर्स करके बांधा जाए। पियर्स करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे पूरी तरह से वो है ना हुक से बंधा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि रस्सी से बांध के आपको लटकाएंगे साहब, तो आपकी पूरे स्किन के अंदर से पियर्स करके जाएगा साहब। तो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन उस टाइम पे हुआ करती थी व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द हुक स्विंगिंग फेस्टिवल और द इंडियन प्रैक्टिसेस। इसके सिवा एनसीईआरटी में एक बॉक्स आपका वुमेन एजुकेशन के साथ साथ एक इशू के ऊपर लिखा गया है, वो है आपके चाइल्ड मैरिज के ऊपर। अब देखिए, चाइल्ड मैरिज इंडिया के अंदर बहुत ही रैम्पेंट प्रैक्टिस हुआ करती थी। इट वॉज अ वेरी रैम्पेंट प्रैक्टिस एंड वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस बिहाइंड द चाइल्ड मैरिज वॉज द ऑर्थोडॉक्सी एंड द सुपरस्टिशन इन इंडिया। क्या होता है कि जब इंडिया के अंदर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनने की शुरुआत हुई, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में बहुत सारे लोगों ने स्त्रियों के अधिकार के लिए फाइट किया, वो चाहे ताराबाई शिंदे हो, रसुंधरी देवी हो, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, पंडिता रामाबाई, ये सब के नाम एनसीईआरटी में दिए गए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके सिवा आपको मुमताज़ अली का नाम हो गया, भोपाल की बेगम हो गई, रुकैया शकावत हो गई, ठीक है, और भी मुस्लिम क्लरिक्स हुआ करते थे। इन सब ने एक चीज के ऊपर बहुत फोकस किया कि भाई भारत के अंदर अगर ब्रिटिश रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं तो चाइल्ड मैरिज नाम की जो प्रैक्टिस है उसको बदल दिया जाए। अब चाइल्ड मैरिज को लेके क्या इशू था, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि चाइल्ड मैरिज एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे हमको देखने को मिलता है कि कोई भी इनफैक्ट हो सकता है कि पुरुष जो होगा, जो मैन होगा, उसकी उम्र 20 साल की होगी, बट उसकी जो वाइफ है वो वाइफ की उम्र शायद हो सकती है कि 10 साल ही हो। समझ में आ रहा है आपको? ये भी एक चाइल्ड मैरिज का एक एग्जाम्पल मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको ये भी मिलेगा कि जो मैन है, जो पुरुष है, उसकी उम्र 15 साल की है और जो वुमेन है उसकी उम्र 8 साल की है। समझ में आ रहा है आपको? ये भी चाइल्ड मैरिज का एग्जाम्पल है। इंडिया में चाइल्ड मैरिज को लेके कैंपेन बहुत सारे लोगों ने किया, मल्टीपल रिफॉर्मर्स। भारत के अंदर चाइल्ड मैरिज की प्रथा को बंद कराने के लिए, अबॉलिश कराने के लिए तो कोई प्रश्न था नहीं, क्योंकि समाज नहीं सुधरने वाला था। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स ऐसे हुआ करते थे जिनका मानना था कि हम लोग चाइल्ड मैरिज की जो प्रैक्टिसेस है और चाइल्ड मैरिज की जो सिस्टम है उसमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज के लिए कानून पास करा दे तो हमारे लिए काफी एडवांटेज होगा। और कानूनी रूप से अगर कोई लीगल प्रोविजन एस्टैब्लिश किया जाता है, कानूनी रूप से अगर कोई लीगल प्रोविजन एस्टैब्लिश किया जाता है तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि बॉयज के लिए हम लोग सरकार को कहेंगे कि मिनिमम 15 इयर्स 14 इयर्स की एज कर दे, गर्ल्स के लिए भी कह देंगे मिनिमम 14 इयर्स 15 इयर्स की एज कर दे, तो क्या होगा कि चाइल्ड मैरिज जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे। समाज तो सुधरेगा नहीं। समाज को अगर सुधारना हो तो ये चाइल्ड मैरिज नाम की जो प्रथा है उसको कानूनी रूप से हमको रोकना पड़ेगा। जैसे सती को रोका था वैसे ही चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश की जाएगी। और इसी के कारण एनसीईआरटी में ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपका ये बॉक्स दिया हुआ है। ये बॉक्स के अंदर एक फोटोग्राफ भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दिस इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ हाउ द चाइल्ड मैरिज यूज्ड टू बी प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। आप फोटो देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें जो भाई साहब है इनकी उम्र करीबन 15-20 साल के बीच में होगी। पर यहाँ जो लड़की दिखाई गई है, स्मॉल चाइल्ड आई वुड से, शी हार्डली लुक्स लाइक 8 to 10 years ओल्ड, उससे ज़्यादा तो आपको मिलेगी नहीं। दिस वॉज द हार्श रियलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और भारतीय समाज चाइल्ड मैरिज को मतलब एक्सेप्ट करता था। रिफॉर्मर्स ने समाज के अंदर जाके लोगों को एनलाइटन किया, लोगों को समझाया कि आप मत स्वीकारिए ये सब चीज़ों को, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स। बट सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, बताऊं मैं आपको? सोसाइटी हमेशा रिजिड थॉट में मानती है।
सोसाइटी का मानना यही है कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि सोशल कस्टम्स जो है, रिचुअल्स है, वो वे ऑफ लाइफ के हिसाब से बन गया है। और इसी के कारण जब इंडिया में बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनने की शुरुआत हुई, एंड देन दे वर राइटिंग अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज सिस्टम, तो many of the people started challenging the customs and including that of the child marriage. There were number of Indian legislatures in the Central Assembly who fought to make a law preventing the child marriage in India. बहुत लोगों ने रिफॉर्म्स किए। इनफैक्ट चाइल्ड मैरिज की मैं आपको बात करूंगा तो भारत के अंदर आधिकारिक रूप से जो चाइल्ड मैरिज का कानून ऑल इंडिया लेवल के ऊपर उभर के आया था वो था 1929 के अंदर, दैट इज नोन एज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट माय फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा और क्वेश्चन के अंदर यही पूछेगा कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कब पास किया गया था, व्हेन डिड द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड। और जैसे ही इस प्रकार का क्वेश्चन आया आपका गरबा चालू हो जाएगा, देन 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो दैट शुड नॉट टेक प्लेस, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको ये एनसीईआरटी के अंदर से ही करा रहा हूँ। विदाउट काइंड ऑफ द बिटर डिबेट्स एंड द स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैड सीन, ये कानून पास करते समय कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, नहीं विचारना हुई। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, नो मैन बिलो द एज ऑफ 18, पुरुष 18 साल की उम्र में, and women below the age of 16 could marry. Subsequently, these limits were raised from 18 to 21 for men and 16 to 18 for women. And in this situation हमको ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय समाज व्यवस्था के तहत जो चाइल्ड मैरिज के सिस्टम हुआ करती थी, ये चाइल्ड मैरिज के सिस्टम को किस तरह से एक रैम्पेंट वे के अंदर डील किया जा रहा था और कैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए थे। इनफैक्ट 8 साल की उम्र की जो लड़की है, जो चाइल्ड है, उसको दिखाया गया है और उससे ही हम लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर कैसे चाइल्ड मैरिज सिस्टम रैम्पेंट थी। चाइल्ड मैरिज के ऊपर किन किन लोगों ने कैंपेन उठाया था मैं आपको बता रहा हूँ। तो चाइल्ड मैरिज को लेके 2-3 कानून पास हुए थे, 2 कानून आपको बता दूंगा। 3 इंपॉर्टेंट कानून है। पहला चाइल्ड मैरिज को लेके जो एज बढ़ाने का क्राइटेरिया है कि एज, मिनिमम एज आपकी इंक्रीज कर देनी चाहिए, उसको लेके सबसे पहली बार जो कानून आता है वो आएगा 1872 के अंदर। नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। क्या नाम था? नेटिव मैरिज एक्ट। ये एक्ट के तहत हमको देखने को मिला कि जो फीमेल और मेल है उनके लिए 14 और 12 इयर्स का कुछ क्राइटेरिया इन्होंने इंक्लूड किया था। एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, बट कुछ इसी के आसपास आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा हमको देखने को मिल रहा है कि अगेन इन द ईयर 1892 एक और कानून पास हुआ था जिसका नाम है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये कानून के द्वारा भी जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पे भी मिनिमम एज ऑफ मैरिज है, मिनिमम एज टू मैरी है, उसको लेके भी इनफैक्ट इंक्रीज कराने की बात की गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट को पास करने के पीछे केशव चंद्र सेन नाम के जो रिफॉर्मर है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमको मिलेगा। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो मिनिमम एज को इंक्रीज कराने के पीछे हम लोग देखते हैं कि ये जो कानून था, ये कानून को प्रोटेस्ट किया जाता है बाय बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि तिलक का मानना था कि भारतीय समाज के अंदर कितनी उम्र औरतों की होनी चाहिए और कितनी उम्र पुरुषों की होनी चाहिए वो सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि शादी की उम्र ये होगी, वो होगी, फला होगी। वो हम डिसाइड करेंगे एज द सोसाइटी मेंबर, वो हम डिसाइड करेंगे एज अ लीडर इन द सोसाइटी। कहने की बात यह है मेरे दोस्तों
कि ये जो पूरी की पूरी पद्धति और ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है, ये प्रक्रिया के तहत इंडिया के अंदर वुमेन एजुकेशन, वुमेन राइट्स को लेके बहुत सारी चर्चाएं हुई और बहुत सारा पूरा का पूरा वुमेन इश्यूज, वुमेन एजुकेशन, वुमेन रिफॉर्म्स को लेके एनसीईआरटी का जो सोशल रिफॉर्म्स का फर्स्ट टॉपिक था वो कंक्लूड हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मिलेंगे तो हम लोग आएंगे कास्ट सिस्टम इन इंडिया के ऊपर और देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो कास्ट रिफॉर्म्स है वो किन किन लोगों ने किए। राम मोहन रॉय का कास्ट रिफॉर्म्स के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन था, परमहंस मंडली प्रार्थना समाज का क्या कंट्रीब्यूशन था, इंक्लूडिंग कास्ट को लेके बाबा साहेब अंबेडकर जैसे लोग आएंगे, पेरियार जैसे लीडर्स उभर के आएंगे, मजदूरों को कैसे इनफैक्ट कास्ट सिस्टम के तहत शोषण होता था, एंड धीरे 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 करके जो कास्ट रिफॉर्म्स है उसके अंदर किस प्रकार का भेदभाव होता था, उन सब के ऊपर भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि नेशनल मूवमेंट के दौरान ये जो कास्ट इश्यूज है, ये कास्ट इश्यूज के ऊपर कौन से रिफॉर्मर्स ने अपना आइडिया और अपना डायमेंशन देने की कोशिश की। यही कास्ट इश्यू में इंडिया की नेशनल मूवमेंट के दौरान ही आपको ब्राह्मणिकल मूवमेंट एंड नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी मिलेगा, जहां ज्योतिबा फुले, पेरियार, अंबेडकर जैसे लीडर्स बोलेंगे कि ब्राह्मण्स डोमिनेट कर रहे हैं सिस्टम को और उसके कारण जातीय भेदभाव बढ़ता है। कुछ लोगों का मानना था कि ब्राह्मण्स जो है वो डोमिनेट भले कर रहे हैं पर भेदभाव नहीं हो रहा है। तो दोनों पॉइंट आपको इसके अंदर से मिलते हैं एंड वी फाइंड मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस वर फॉर्म्ड। ये मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में ब्रह्म समाज से लेके बहुत सारे जो बॉडीज थे उन सब के ऊपर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी भी ये चैप्टर ख़त्म होते होते आई फील दैट हम लोग को 2-3 क्लासेस और लगेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म।